Audio Jungle. 20 अप्रैल 2025 को बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के मौके पर पूर्णिया के अभी तक जो तय हुआ है कला भवन, संभव है ये कुछ समय बाद हम लोग स्थिति परिस्थिति को उपस्थिति खास करके देख के इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलवक्त जो तय हुआ है कला भवन में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह पूरे खुशी और पूर्णिया प्रमंडल को लेके हम लोग करने जा रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1857 के गदर में उनकी भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। गुलाम भारत में गदर के दौरान सर्वाधिक भूमि पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर उन्होंने कब्जा जमाया था और सबसे लंबी अवधि तक एक सेकेंड वन पीछे में लंबी अवधि उन्होंने स्वतंत्रता का परचम ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लहराने का काम किया, जिनके बारे में जेम्स टॉड जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि अगर गदर के समय बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 10 साल छोटी होती तो शायद 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता। 80 वर्षों की उम्र में जब लोग अपने पैरों अपने दम पर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उन्होंने कई युद्धों का नेतृत्व किया और लखनऊ से लेकर आसनसोल तक इतने बड़े भूभाग पर सबसे लंबी अवधि तक उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा लहराया। वो किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी बिरादरी, किसी धर्म के ही प्रतीक नहीं थे। उनकी पटना में उनके नाम से हो, ये हमारी डिमांड है। और उसी के साथ साथ अंतिम और सबसे बड़ा डिमांड हमारा ये है कि आए दिन एक ट्रेंड चला है, किसी महापुरुष को संसद, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है। संसद की गरिमा का ख्याल किए बगैर जिसको जो मर्जी आता है, इतिहास पुरुषों के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी बिरादरी के खिलाफ सरक छाप भाषा में ये गली के जो मवाली जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में गाली देकर चला जाता है और कुछ नहीं। देश देख रहा है सब कुछ कि अगर आज के बड़े नेताओं को कोई गाली दे तो सदन से निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को गाली देने के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं। इसको जातीय रंग दिया जाता है और इसलिए मैं कहूँगा कि वक्त का तकाजा है, उनके खिलाफ कुछ नहीं, इसको जातीय रंग दिया जाता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि वक्त का तकाजा है एक सख्त कानून बने, संविधान किसी को भी किसी जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, इतिहास पुरुष को गाली देने की छूट नहीं देता। जब हम संविधान का शपथ लेते हैं वैसे ही हम बंध जाते हैं कि हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी धर्म में विश्वास करने वाला हो,
किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। लेकिन ये फैशन चला है कि गाली दो, समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दो, आहत करो, नफरत की खेती बाड़ी करो। इसके पहले भी मैं पैरोल पर आया था, बेटी की सगाई थी। मुझे याद है कि संसद में एक बलिदानी कौम को कठुआ कह करके गाली दी गई थी। तब किसी ने विरोध किया हो कि नहीं, आनंद मोहन पैरोल की सड़कों को ताक पर रख करके कि भाई अगर आप पॉलिटिकल बातों पर बयान देंगे या उसमें आप उलझते हैं तो आपका शर्त होती है कि पैरोल टूट सकता है, एक्शन हो सकता है। लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हमारे परिवार के 6 लोगों ने, आधे दर्जन लोगों ने असीम कुर्बानियाँ दी थी देश की स्वतंत्रता के लिए, मुल्क की आज़ादी और मुल्क में लोकतंत्र, जमहूरियत की बहाली के लिए। वैसे में मेरा मन तिलमिलाया और हमने कहा था जो सांसद एक संप्रदाय विशेष को गाली दिया था कठुआ, बढ़ा चढ़ा के बखान कर लेगा। उन्होंने क्या कहा, मैं बाबर नामे पर, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं दावे से कहूँगा कि इतिहास को खंगाले, बाबर नामा को लोग फिर से सामने लाए पढ़े। बाबर ने ये नहीं लिखा कि राणा सांगा के आमंत्रण पर मैं हिंदुस्तान आया। बाबर ने लिखा कि जब मैं इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था, राणा सांगा ने हमारा साथ नहीं दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये ज्ञात युद्ध नीति है। और राणा सांगा को इसलिए अपेक्षा थी कि इब्राहिम लोदी से 2-2 टक्कर राणा सांगा का हुआ, जिसमें पूरी तरह इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित किया। और जब बाबर आए इब्राहिम लोदी से लड़ने, तो हो सकता है उनके मन में ये अपेक्षा हो कि राणा सांगा हमारी मदद करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आंख में आंख डाल करके उन मूर्खों से मैं कहना चाहूँगा, जो मूर्खता भरी बात सदन में करते हैं कि इब्राहिम राणा, ये बाबर को राणा सांगा ने नहीं, उनके चाचा के रिश्ते के, इब्राहिम लोदी के चाचा के रिश्ते के आलम खान लोदी और दौलत खान साहब ने बुलाए। ऐतिहासिक सत्य है, जो 2-2 बार इब्राहिम लोदी को हराया, उनके बेटे को गिरफ्तार करके मेवाड़ ले गया और उदारता दिखाते हुए हरजाना लेकर के लौटा दिया। उनको हराने के लिए लोदी जी, ये इब्राहिम लोदी को हराने के लिए किसी बाबर की मदद की जरूरत नहीं थी। और अगर ऐसी बात थी, फिर बाबर और राणा सांगा का जंग क्यों हुआ? और अगर राणा सांगा हार गए, अगर इब्राहिम लोदी हारे, तो दिल्ली पर बाबर का शासन हुआ। लेकिन अगर बाबर से राणा सांगा हार गए, तो मेवाड़ पर शासन बाबर का क्यों नहीं हुआ? वो युद्ध नीति की हार थी, पराक्रम की हार नहीं थी, वीरता की हार नहीं थी।